Hi everyone, welcome to Translation Bureau. So, this is the essay guide part 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे लिखने को आता है तो वो आपको कैसे लिखना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, कौन कौन से फैक्ट्स उसमें आपको डालने हैं। आज हम पूरा वो डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके ऊपर भी आपको हिंदी में भी ऐसे लिखने को आ सकता है जिसमें सिमिलर ही फैक्ट्स आप लोग डाल सकते हैं। मैं आज इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी और सेम चीज आप इंग्लिश में भी वही डेटा फैक्ट पॉइंट सारे के सारे इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। काफी ज्यादा लोग देखते हैं पर कमेंट भी नहीं करते हैं। इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट सबसे इजी वे क्या होता है स्टार्ट करने का? आप कोटेशन से शुरू कर सकते हैं या फिर किसी फैक्ट या डेटा से शुरू कर सकते हैं। तो कोटेशन हम इसमें क्या डाल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड? मैंने जो लिखी थी वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। आपके पास और कोई भी कोटेशन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखी थी वो थी, अवर इंटेलिजेंस इज वॉट मेक्स अस ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वालिटी। कि हमारी जो खुद की इंटेलिजेंस है जो, तो वो हमें क्या बनाती है? ह्यूमन बीइंग बनाती है। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? उसी चीज का ही एक्सटेंशन है कि वो और उसको बेहतर तरीके से। तो ये किसने दी है? यान लीकन। यान लीकन कौन है? चीफ साइंटिस्ट है ये मेटा एआई के। तो आप इनका दे सकते हैं डेजिग्नेशन भी कि ये कौन है और इन्होंने क्या दी। उससे एक और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, कोई भी खुद से बना के कोटेशन नहीं लिखी है, इनको एक्चुअल में पता है जो इन्होंने कोटेशन लिखी है। और क्या इसमें आप और क्या कोटेशन दे सकते हैं? एक दे सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ये किसने बोला है? ये एंड्रयू एन जी ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये भी कोटेशन दे सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर क्या लिखना है? कोटेशन हमने दे दी, बता दिया ये कोटेशन किसने दी है। उसके बाद में हमको क्या लिखना है? हमको क्रिएट करना है, एक बैकग्राउंड हमें क्रिएट करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक में हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में क्रिएट किया था। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ इंट्रो में मैंने क्या लिखा था। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए क्योंकि इसका मैं पीडीएफ तो कोई प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइए। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट, अगर आप सेम भी लिख देंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में मैंने ये कोटेशन डाल दी। उसके बाद मैंने लिखा, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मशीन्स थिंक, learn and even create, where robots compose music, diagnose diseases, and drive cars smarter than humans. Artificial intelligence is no longer just a science fiction, it is a revolutionary force reshaping our lives, industries, and future through AI based chatbots such as ChatGPT, DeepSeek, digital assistants such as Alexa, Siri. Its ability to learn from data, recognize patterns, and make decisions has placed it at the forefront of modern innovation, impacting sectors from the हेल्थ केयर से हम एग्जांपल दे देंगे। हेल्थ केयर में क्या है? IBM वॉटसन। उसके बाद में हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? एआई का यूज। जो हमारी ड्राइवरलेस कार आ रही हैं टेस्ला के द्वारा, जैसे ड्राइवरलेस कार है तो वो भी एआई के अंदर आ जाएगी। तो ये हमने बैकग्राउंड दे दिया कि किस किस क्षेत्र में, किस किस एरियाज में एआई का एप्लीकेशंस यूज हो रहा है। फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन टू द बैंकिंग सेक्टर टू द एजुकेशन टू द हेल्थ, सभी एरियाज में एआई का एप्लीकेशन यूज हो रहा है। उसके बाद में हम इसको, जैसे हमने अभी तो पॉजिटिव चीज़ें बता दी, उसके बाद में हम नेगेटिव से थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस भी आ रहे हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है, आप एक लाइन छोड़ के, जैसे ये आपने पॉजिटिव बताया, इंट्रो में ही आप तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि इंट्रो को हम किस टाइप से लिखें, एक ही पूरा पैराग्राफ बना के लिखे। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इंट्रो को आप 2 से 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। 3 नहीं तो 2 में तो लिखिए ही लिखिए। शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखिए, 2 पैराग्राफ्स लिखने जरूरी है। एक पैरा कंप्लीट करा, उसके बाद में आपने एक लाइन छोड़ी। एक लाइन छोड़ने के बाद में जो आपको नेक्स्ट शुरू करना है, थोड़ा सा 1-2 वर्ड का गैप देके थोड़ा बीच से शुरू करिए। एक लाइन छोड़ने के बाद में नेक्स्ट पैरा आपका वहां से शुरू होगा। तो नेक्स्ट पैरा में क्या लिखना? But with great power comes great responsibility. While AI offers immense benefits, it also raises ethical concerns about privacy,
job displacement, its potential to surpass human intelligence as we stand at the crossroads of technological revolution. This essay फिर उसके बाद हमें कनेक्टिंग, ये हमने चैलेंजेस भी बता दिए कि ये शॉर्ट में हमने 2-3 लाइन में चैलेंजेस बता दिए कि ये चीजें हो रही हैं। उसके बाद में हम अब हमें क्या करना है, हमें कनेक्टिंग लाइन जोड़नी है जो कि हमें बताए कि इस essay में हम क्या क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे as we stand at the crossroads of technological revolution, this essay explores the impact of AI, its opportunities, challenges, and the responsibility we hold in shaping its future for the benefit of humanity. तो ये चीजें हम इस ऐसे में एड्रेस करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट पेज होता है जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद में आपका ये सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमें बॉडी में क्या क्या चीजें लिखनी है। तो बॉडी में आप मेन काफी ज्यादा लोग थे जिन्होंने मुझे एआई के ऊपर ऐसे भी भेजा था। तो उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी, उन्होंने एआई के टाइप्स लिख रखे थे और पता नहीं कंपोनेंट्स लिख रखे। आई डोंट थिंक सो कि उसमें वो सब चीजें नेसेसरी है, वो इररिलेवेंट कंटेंट है। आपने 2-3 पेज वो सब टाइप्स और कंपोनेंट्स में ही भर रखे हैं, जबकि आपको पूछा वो नहीं, सिंपल एआई के ऊपर भी आया तो वो सब नहीं लिखना आपको थियोरेटिकल। मेन जो रेलेवेंट होता है वो होता है कि आप एग्जांपल्स डालें, ज़्यादा से ज़्यादा करंट से रिलेट करें और क्या क्या उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन में एआई का यूज़ हो रहा है इन द वेरियस सेक्टर्स, वो आप इंक्लूड करें उसमें। तो मेन आपको इंट्रो के बाद में डायरेक्ट टू द पॉइंट आना, इधर उधर नहीं घुमाना है, पेज वेस्ट नहीं करना है, और ना ही आपका आंसर में उसको मार्क्स नहीं मिल रहे। फिर वो काफ़ी लोगों को कम मार्क्स मिले जिन्होंने कि जैसे 2024 में एआई के ऊपर आया था। ऑल्दो मुझे आता था पर मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करा था, मैंने एमएसपी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। पर एआई के ऊपर काफ़ी लोगों ने ये मिस्टेक करी थी जिनके कम मार्क्स भी आए, कि उन्होंने क्या किया था कि 1-2 पेज तो वो कंपोनेंट और टाइप्स में ही चले गए, जबकि वो रिक्वायर्ड भी नहीं था। हर जगह आपको बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है इंट्रो के बाद में कि ये इन्वेंट किसने करा, उस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ एआई, या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई। हमको वेरियस फील्ड्स में हम जितने एआई के यूजेस बता सकते हैं वो हमें बताने विद द एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो आप किस किस क्षेत्र में बता सकते हैं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सोशल मीडिया, रोबोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल एंड ई कॉमर्स, एनवायरमेंट, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, कस्टमर सर्विस, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन। तो ये सारे के सारे इतने सारे 12 से 13 डोमेन्स है हमारे जिसमें हमारे एआई यूज़ होता है। तो सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो 2-2 लाइन्स में ही आप, या फिर जिसका ज़्यादा आता तो उसका एक्सप्लेन करते 6-7 चीज़ें, 6-7 सेक्टर्स में एआई के यूजेस एक्सप्लेन करना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा था एडवांटेजेस ऑफ एआई में, या तो आप फिर वो पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या फिर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा था एडवांटेजेस ऑफ एआई में, एआई हैज़ रेवोल्यूशनराइज्ड प्रोडक्टिविटी अक्रॉस न्यूमेरियस फील्ड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात कर लेते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग एआई ड्रिवन ऑटोमेशन reduces time consuming tasks and minimize human error, boosting overall efficiency. फॉर इंस्टेंस AI पावर्ड रोबोट्स आ गए उसमें अब मैन्युफैक्चरिंग में, कि रोबोट्स क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अराउंड द क्लॉक इन द असेंबली लाइंस। उसके बाद में इंश्योरिंग कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी विदाउट फटीग, रोबोट्स को तो कोई फटीग नहीं होगा तो रोबोट्स तो अपना कर सकते हैं। सिमिलरली एआई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस हेल्प्स मैनेज रिपीटेटिव टास्क एंड फ्रीइंग ह्यूमंस फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई, कस्टमर सर्विस, एआई चैटबॉट्स आ गए बहुत सारे, तो वो ह्यूमन का काम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने एक डेटा थोड़ा डाल दिया, हमने एग्जाम्पल में हम क्या डालेंगे, अ स्टडी बाय मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट है, उसने एस्टिमेट किया है कि ऑटोमेशन कुड इंक्रीज ग्लोबल प्रोडक्टिविटी बाय अप टू 0.8 से 1.4% एनुअली।
तो 1.4% एनुअली तक जो ऑटोमेशन है वो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अगर एआई का हम यूज़ करें मैन्युफैक्चरिंग और ये सब में, ऑटोमेशन में, तो वो प्रोडक्टिविटी हमारी ओवरऑल इतनी बूस्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन में स्मार्ट बसेस, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। प्रिडिक्टिव इंजन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, ये सारी की चीज़ें हमारी आ जाएंगी। उसके बाद में क्या है, AI systems can process vast amounts of data, बहुत सारा डेटा एक साथ at a remarkable speed, enabling businesses to make data-driven decisions more accurately and swiftly. Financial institutions, for example, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या यूज़ करते हैं, वो भी एआई का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स को, उसके बाद में प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर पैटर्न्स को, एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे कि रिस्क रिड्यूस हो सके। तो इन सब से क्या हो रहा है, हमारा जो सेबी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, वो भी क्या है, एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में हेल्थ केयर पे आते हैं हम। हेल्थ केयर में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर में एआई एड्स इन डायग्नोसिस, कोई भी चीज़ को डायग्नोस करने में एआई का काफ़ी रोल है। एंड ट्रीटमेंट प्लान्स बाय एनालाइजिंग मेडिकल हिस्ट्रीज एंड करंट सिम्टम, तो एआई मेडिकल हिस्ट्रीज और करंट सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद में आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान भी तैयार करता है। हेल्पिंग डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर्स को हेल्प कर रहा है कि वो एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सके। जैसे कि यूएस में एक केस भी आया था, उसमें क्या था कि एआई, मतलब डॉक्टर्स ने एआई पे डाला, क्योंकि उसके ऊपर एक इंजेक्शन था, उसके ऊपर कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था कि ये इस चीज़ में दिया जा सकता है। तो डॉक्टर्स के पास में भी लिमिटेड नॉलेज होती है, लेकिन एआई के पास में डेटा इतना ज़्यादा होता है, रिसर्च पेपर, वो कुछ ही सेकंड्स में सारा का सारा उन्होंने डेटा निकाल के उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए इंजेक्शन के, और वो इस पर्सन को पहली बार दिया गया और उससे उसका ठीक हो गया, और कभी वो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है। तो एआई का इतना ज़्यादा यूजेज है। ठीक है, AI is the revolutionizing healthcare by enabling early detection, इससे हो जाता है personalized treatment plans, drug discovery. For instance, AI-powered diagnostic tools can detect cancer at early stages with greater accuracy. तो डिटेक्ट कर सकते हैं हम अर्ली स्टेज पे ही, किसी भी डिसीज को हम AI के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है अब, तो उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तेलंगाना में हम, तेलंगाना गवर्नमेंट का एक एग्जांपल है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क फॉर आई केयर। ये एक माइन है, माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क फॉर आई केयर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अडॉप्ट करा है, किसके लिए, ये एक एआई प्लेटफॉर्म है टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, तो रिड्यूस करने के लिए अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को। तो आप ये एग्जाम्पल ला सकते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट का जो माइन है। ठीक है, अगर हम ये तो एप्लीकेशंस में अभी बता रही हूँ, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस बोथ आर डिफरेंट सब थीम्स, तो उनको अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। एडवांटेजेस में आप क्या लिख सकते हैं कि ये एआई क्या है, हमारा कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, ह्यूमन लेबर हमारी वो होती है इससे। उसके बाद में इनोवेशन एंड डिस्कवरी है इसमें, एडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सनलाइजेशन है, आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स मिलते हैं, कुछ भी चीज़ आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड होती है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, कम टाइम में हमको ज़्यादा इफेक्टिव वो आउटकम्स देखने को मिलते हैं, कंसिस्टेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं। ऑटोमेशन ऑफ टास्क, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ में किसी भी चीज़ को करता है। एफिशिएंसी एंड स्पीड, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये आप अलग पैराग्राफ में एडवांटेजेस करके 1 से 2 पैराग्राफ में आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं। और जो एप्लीकेशंस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बताया, उसके बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बताया, अभी मैंने हेल्थ का बताया जैसे कि। उसके बाद में हम देख लेते हैं और फील्ड्स में एआई एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्रिएटिव फील्ड में देखें तो क्रिएटिव फील्ड में भी एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्रिएटिव फील्ड में एआई टूल्स कैसे
वो हमको हेल्प कर सकते हैं, म्यूजिक कंपोजिशन में हेल्प कर सकते हैं। वो म्यूजिक को कंपोज करने में अलग अलग आप चैट जीपीटी पर डालेंगे तो वो आपको अलग अलग ट्यून्स मिक्स करके दे सकते, तो कंपोज उसमें भी हेल्प मिलती है। आर्ट जनरेशन में, राइटिंग में, इंस्पायरिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, तो और ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है अपने जो हुनर है, उनके टैलेंट है, उसको निखार पाने का। उसके बाद में एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं एआई का क्या यूज होता है। एंड एआई कैन एड इन टैकलिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को कैसे कर सकता है? बाय एनालाइजिंग पैटर्न्स इन क्लाइमेट डेटा। जो जितना भी डेटा है उसको एनालाइज करके एआई मॉडल्स हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट। वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या क्या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं और कैसे उनको हम मेजर्स क्या ले सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे कि हमें उस लेवल पे सफर ना करना पड़े। ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज एंड इम्प्रूविंग एनर्जी मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर सस्टेनेबल प्लैनेट। तो एनवायरनमेंट का आप छोटा सा लिख देंगे 3-4 लाइंस में कि एआई का क्या यूज है एनवायरमेंटल को चैलेंज करने में। एनर्जी का स्टोरेज करने में थ्रू इंटेलिजेंट ग्रिड्स बाय स्मार्ट मीटर्स, तो एनर्जी स्टोरेज कर सकते हैं हम। इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फोटोवोल्टेइक एनर्जी, तो ये आप एनवायरनमेंट के अंदर ही डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर में आप डाल सकते हैं कि एआई का यूज करने से क्या होगा, इम्प्रूव होगी हमारी क्रॉप यील्ड विया द रियल टाइम एडवाइजरी। एडवांस डिटेक्शन होगा पेस्ट अटैक्स का और प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारी डिमांड्स का है सॉइल टेस्टिंग में। ये सब चीज़ों में एआई का यूज़ हो सकता है। एजुकेशन और स्किलिंग में कैसे यूज़ होगा? जो हमारी लर्निंग है वो पर्सनलाइज लर्निंग होगी, जो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होगी। स्टूडेंट की जो डिमांड्स है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लर्निंग है वो करिकुलम डिज़ाइन होगा। उसके बाद में जैसे कि मैती है, मैती क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च करा है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम इन 2022। तो ये आप डाल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम मैती ने लॉन्च किया था 2022 में। तो ये हम एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन एंड स्किलिंग में एआई का यूज़ हो सकता है। ऑटोमेट हो सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो सब ऑटोमेट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सब हम डाल सकते हैं। उसके बाद में किस चीज़ में और यूज़ हो सकता है? एआई हैज़ द पोटेंशियल टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में बाय क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज, नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सिर्फ यही नहीं एआई से जॉब चली जाएंगी, जॉब क्रिएट भी तो होंगी, नए नए फील्ड्स क्रिएट होंगे जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन में हमारे पास नहीं है कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है, डेटा साइंस में नहीं है, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे पास में बहुत ज़्यादा और भी कोर्सेज लॉन्च होंगे और बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, क्योंकि आगे आगे क्या है, टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। बहुत सारे स्टार्टअप्स बिल्डअप होंगे। ठीक है। उसके बाद में हम रिपोर्ट डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय PwC, AI could contribute up to $15.7 trillion to the global economy by 2030। तो ये भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेविगेशन एंड मैपिंग में भी एआई का यूज हो सकता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे कि नेस्ट, थर्मोस्टेट और फिलिप्स ह्यू, ये क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज करते हैं होम एनवायरनमेंट को बाय लर्निंग यूजर हैबिट्स। आप जैसे जैसे बिहेव करेंगे ये आपकी तरह ही वो सेम रिएक्ट करेंगे। उसके बाद में मिलिट्री में, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी में भी एआई का बहुत बड़ा यूज़ होता है। एआई नेशनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प कर सकती है हमारी मिलिट्री में? जैसे कि रोबोटिक माइन डिटेक्टर्स आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बच सकती है अगर रोबोट से डिटेक्ट करेंगे माइंस को। अगर वो फट भी गई तो ह्यूमन लॉस नहीं होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होगा। तो रोबोटिक माइन डिटेक्टर्स, सर्विलियंस, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो कि हमारे एग्जाम्स के टाइम पे भी यूज़ करी जाती है जब हम एग्जाम्स देने जाते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू। उसके बाद में कुछ कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, जैसे कि रेज 2020 में एआई की सबमिट हुई थी, RAISE रेज सबमिट हुई थी।
तो वो आप डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद में नेशनल नॉलेज पोर्टल है, वो आप डाल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ मैंने बताया ही है अभी आपको, 2022 में मेती ने लॉन्च करा था। उसके बाद में नीति आयोग ने लॉन्च करा था नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018 में, नीति आयोग ने करा था ये। इसमें क्या क्या बोला था इन्होंने कि हम लेवरेज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद में इंडिया ने ज्वाइन करा था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, GPAI। इंडिया ने ज्वाइन करा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज फाउंडिंग मेंबर। कब ज्वाइन करा है इन्होंने ये? 2020 में। तो इंडिया काफी ज्यादा ग्लोबल इनिशिएटिव जो भी लिए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, उसमें इंडिया भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हम भी अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतनी ही एनकरेजमेंट के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देखा कि अलग अलग फील्ड्स में क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, विद एग्जांपल्स हमने देखा। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद में आते हैं डिसएडवांटेजेस और क्या क्या कंसर्न्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट है, सबको डर है, जैसे कि हम एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटर की जॉब तो नहीं चली जाएंगे क्योंकि एआई आ गया तो एआई ही सब कुछ कर देगा, वही ट्रांसलेट कर देगा, अनुवाद कर देगा, तो ज़रूरत ही क्या है ट्रांसलेटर्स की? नहीं, ये नहीं होने वाला, ये हर साल वैकेंसी आएंगी। तो आप लोगों को एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सके एआई उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर वो इतना भावानुवाद नहीं होता, वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर सकता है, ना कि आप में इमोशंस और वो कॉन्टेक्स्ट उतना नहीं समझ सकता जितना कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस समझ सकता है। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या है? फर्स्ट है हमारा जॉब लॉसेस का, कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। Automation powered by AI could lead to job losses in certain sectors requiring, जिससे कि हमें क्या रिक्वायर का हमको रीस्किल करना होगा, अप स्किल करना होगा अपनी वर्कफोर्स को। जो आज की डिमांड्स हैं, टेक्नोलॉजी की डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रीस्किल और अप स्किल करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब लॉस हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, रिटेल में, ये मेनली पर्टिकुलरली सेक्टर्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं जॉब लॉसेस के लिए। ठीक है, जैसे कि जो सेल्फ चेकआउट है रिटेल में, तो उन्होंने जो कैशियर्स करते थे पहले पेमेंट, अब सेल्फ चेकआउट है, वहाँ पे बिलिंग कराओ, खुद ही पेमेंट करके सामान ले जाओ। तो उनको जो ह्यूमंस है जो काम करते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है। मेरे असेंबली लाइन में जो वर्क थे उनको रिप्लेस कर दिया है। तो ये चीज़ें, जॉब लॉस एक मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद में तो इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम रीस्किल और अप स्किल करें खुद को टेक्नोलॉजी में। ठीक है, लेकिन साथ के साथ में एआई जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। द ट्रांजिशन मे बी चैलेंजिंग फॉर दोज विदाउट एक्सेस टू ट्रेनिंग। जो लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे और समय के साथ इवॉल्व नहीं होंगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी आ गई है, जैसे कि अब तो खुद ही टिकट मेट्रो में भी निकाल लेते हैं, प्लेन में भी। पहले कई लोग काउंटर्स पे बैठे होते थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है। ये सबको लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का, रोबोट्स के, अगर हमें रोबोटिक सर्जरी करानी है तो उसका बहुत ज़्यादा हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद में जो एआई है हमारा, वो रिलाई करता है वास्ट डेटा कलेक्शन पर, विच रेजेस सीरियस प्राइवेसी कंसर्न्स। इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स है कि बहुत ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपका जो पर्सनल डाटा, पर्सनल कुछ नहीं रहता आजकल, तो सब सोशल मीडिया पे जैसे ही गया वो सब चीज़ आपकी एक्सेस, कोई भी ऐप का आप एक्सेस देते हैं तो वो सारे का सारा ऐप वालों के पास में डेटा चला जाता है। तो प्राइवेसी जैसी कुछ चीज़ तो रह ही नहीं गई है। तो एआई मेनली रिलाई करता है वास्ट डेटा कलेक्शन। अगर एआई के पास डेटा नहीं है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो जितना उसके पास में डेटा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी है जनरेट करने की इंफॉर्मेशन। AI relies on vast data collection which raises serious privacy concerns. AI systems in social media, retail, healthcare collect personal information to improve services, but this data can be misused or led to data breaches. ये तो मैंने बताया डेटा ब्रीच होता है। अभी कई सारे वो जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, फेसबुक के ऊपर भी लगा था, फाइन लगा था कई डॉलर्स का। तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग किसी को भी बेच देते हैं डेटा को, तो उस पर कोई भी से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अभी तक भी नहीं है।
Additionally, AI-powered surveillance system can infringe on privacy rights, sparkling ethical debates on their regulation and use. तो मास सर्विलेंस सिस्टम है ये कि प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है। जैसे डीप फेक का आया था, डीप फेक टेक्नोलॉजी का आया था, ये क्या करता था, यूजेस एआई टू क्रिएट रियलिस्टिक बट फेक वीडियो। तो इतनी रियलिस्टिक होती थी डीप फेक के थ्रू वीडियोस, और वो फेक वीडियोस क्रिएट करते हैं और वो लगती बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो उससे क्या हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है सोशल मीडिया पे। तो ये सब भी क्या है, इसके चैलेंजेस है। ओवर रिलायंस ऑन एआई रिड्यूस ह्यूमन इंसाइट। जैसे हम ज़्यादा अगर रिलायंस कर लेंगे तो हमारी जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, हम सोचना ही बंद कर देंगे। पहले हम लोग इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर याद करते थे, अब याद ही नहीं है, सिर्फ फ़ोन में सेव रखते हैं, और हमें पूछे तो हमें अपने घर वालों के भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं याद होते। तो हम इतना ज़्यादा फ़ोन, टेक्नोलॉजी, ये सब के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हमारी मेमोरी ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भी क्या है, एक ऑटो पायलट सिस्टम पे हम वो करते हैं। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम बोलते हैं, कि इस एआई में क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। जैसे कि डेटा ऑफ फेसबुक यूजर्स एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लीक्ड ऑन डार्क वेब। तो डेटा लीक हो जाता है, जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल था कि उसका डेटा जो है वो लीक हो गया था डार्क वेब के ऊपर। तो इतने सारे लोगों का डेटा लीक हो जाना, तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो हमेशा। उसके बाद में क्या एक और चीज़ चैलेंज है कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एआई के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा कि वो आपको इमोशनली एक ह्यूमन की तरह सपोर्ट कर सके। तो वो इसका क्या है, एक चैलेंज है। उसके बाद में एथिकल डिलेमा है, हाउ डू वी एंश्योर एआई एल्गोरिथम आर फ्री फ्रॉम बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एआई तो डेटा के ऊपर चलता है, कि हाउ डू वी एंश्योर कि वो बायस नहीं है या फिर किसी की तरफ डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है। कि अगर कोई आर्टिकल डिस्क्रिमिनेटरी लिखा गया तो वो तो उसी के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देगा ना। तो हाउ डू वी एंश्योर कि वो बायस तरीके से हमको आंसर नहीं दे रहा है या फिर हमको न्यूट्रल तरीके से आंसर दे रहा है। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिवाइड तो है ही, जैसे कि वाइड हो रहे हैं, हमारे स्किल गैप्स वाइड हो रहे हैं। उसके बाद में एआई सिस्टम्स आर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स का भी बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, विच कुड बी सीवियर कंसिक्वेंसेज। ओवर रिलायंस ऑन एआई कुड डिमिनिश ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये उसके बाद में इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो इनकम्प्लीट, बहुत सारी जो ऐसी डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारा इंडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जिसमें बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी ट्राइबल्स के लोग रहते हैं। तो उनका डेटा तो है ही नहीं, तो अगर हम उनके बारे में इंक्वायरी करते हो तो क्या हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एआई से प्रोवाइड होगी? नहीं, क्योंकि वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। तो वो क्या है, लैक ऑफ, मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है सब चीज़ का, क्योंकि वो डेटा के ऊपर ही वो पूरी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा एआई जो है हमारा। ठीक है। उसके बाद में हमारे टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस में क्या है कि ये बायस हो सकता है फेशियल रिकॉग्निशन में, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में एल्गोरिथम जो है वो भी बायस हो सकता है। उसके बाद में ये कॉम्प्रोमाइज करता है आपकी प्राइवेसी को, डिस्प्रोपोर्शनेट पावर एंड कंट्रोल रखता है, हाई कॉस्ट होती है इसकी, एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बहुत सारे लोग तो अवेयर ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, कितना हद तक यूज़ करना है, और फिर लोग उसको गलत गलत तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। इलॉन मस्क का आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे इलॉन मस्क ने क्या बोला इसमें, एआई इज अ फंडामेंटल रिस्क टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये आप चैलेंजेस के अंदर ही, बीच में बॉडी के अंदर ही एक कोटेशन डाल सकते हैं कि एआई इज द फंडामेंटल रिस्क टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये किसने बोला है? इलॉन मस्क ने बोला है ये। उसके बाद में ये हमने चैलेंजेस बता दिए, फिर थोड़ा सा हम इसको बैलेंस आर्ग्यूमेंट देंगे। उसके बाद में चैलेंजेस में ये भी आ जाए कि वेपनाइजेशन हो रहा है एआई का। वेपनाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे कि एआई बेस्ड ड्रोन्स यूज करके रशिया यूक्रेन वॉर में, तो मिलिट्री या वेपनाइजेशन हो रहा है एआई का। ठीक है, तो वो भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज में हम दे सकते हैं एल्गोरिथम एम्पलीफाइंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। तो अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन, जिससे राइट्स होने के चांसेस हैं, दंगे हो जाते हैं, अलग अलग फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, तो वो भी इसका चैलेंज है। उसके बाद में आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम? द फ्यूचर ऑफ एआई इज बोथ प्रॉमिसिंग एंड अनसर्टेन। प्रॉमिसिंग भी है और अनसर्टेन भी है, दोनों ही है।
It depends on how we harness its power for good while mitigating its risk. इसके रिस्क को हम देखते हुए कैसे हम इसकी जो अच्छाई है उसको हम हार्नेस करें. By fostering responsible AI development, investing in education and training, and establishing ethical guidelines, we can shape a future where AI benefits humanity. तो हम ये चीज़ें करके रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट फोस्टर करें, इन्वेस्ट करें एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, स्टैब्लिश करें एथिकल गाइडलाइंस को, हम एक ऐसा एआई डेवलप कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में बेनिफिट करे ह्यूमैनिटी को रेदर देन हार्मिंग ह्यूमैनिटी. तो उसके अगेंस्ट ना जाके उसके फेवर में हम एआई को यूज कर दें. उसके बाद में हम आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं. वो क्या हो सकती हैं? एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं आईआईटीज और आईआईएम्स में, तो वो आप डाल सकते हैं. उसके बाद में फ्यूचर स्किल्स प्राइम करके एक इनिशिएटिव है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम. ये इनिशिएटिव है बाय द नेस्कॉम एंड मेती. उनका एम क्या है? एम्ड एट रीस्किलिंग एंड अप स्किलिंग आईटी प्रोफेशनल्स इन इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजी टू ब्रिज द टैलेंट गैप. उसके बाद में इंडिया एआई करके एक ये नेशनल एआई पोर्टल है इंडिया का, जिसमें कि नॉलेज और रिसर्च होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड. उसके बाद में इंडिया ने लॉन्च्ड 75 न्यूली डेवलप्ड एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई हैं बाय द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर एआई इन डिफेंस सिंपोजियम हुआ था जुलाई 2024 में. तो एआई इन डिफेंस सिंपोजियम हुआ था जुलाई 2024 में, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जिसमें 75 न्यूली डेवलप्ड एआई टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करा था इन द वेरियस सेक्टर्स. ठीक है. उसके बाद में दक्ष रोबोट है एक बाय द डीआरडीओ, जो कि सेव करेगा लाइफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस है जो क्रिटिकल एरियाज में सर्व कर रही हैं, बॉर्डर एरियाज में. तो ये दक्ष नामक रोबोट डेवलप करा गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो ये उनकी लाइफ्स को सेव करेगा. उसके बाद में आर्टिफिशियल लीफ है एक. आर्टिफिशियल लीफ क्या है? ये आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है. ये एब्जॉर्ब करेगी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल लीफ, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. उसके बाद में आस्क दिशा चैटबॉट है, जो कि आईआरसीटीसी है, जो हमारी रेलवे की है, तो उन्होंने ये आस्क दिशा चैटबॉट लॉन्च करा है. तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं बीच में कहीं भी, एग्जाम्पल्स में, एप्लीकेशंस में, बॉडी में, या फिर मतलब इंट्रो के बाद में कंक्लूजन में एक दो चीज़ें मेंशन करते हैं, तो आप ये कहीं भी मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद हम कंक्लूड देख लेते हैं. कंक्लूड हमको किस तरीके से इसको करना है. ठीक है. तो कंक्लूड हम इसको करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. तो डबल एज, ये दो धारी तलवार की तरह है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है. While AI holds immense potential to drive innovation, enhance efficiency, and improving quality of life, ये पॉजिटिव बताया. उसके बाद में कॉन्टिन्यूएशन में हम थोड़ा चैलेंज. इट ऑल्सो ब्रिंग्स फोर्थ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, एथिक्स एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट. तो ये बैलेंस कर दिया हमने. उसके बाद में नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन को भी दो शॉर्ट पैरा में डिवाइड करें, 3-4 लाइन का, फिर 3-4 लाइन का एक लाइन छोड़ के. द पाथ फॉरवर्ड डिमांड्स केयरफुल बैलेंस, हार्नेसिंग एआई पोटेंशियल while safeguarding human values. The future belongs not to machines but to humanity's ability to shape technology as a force for universal welfare. तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली, दोनों आर्ग्यूमेंट को बैलेंस करके, इसके चैलेंजेस के साथ में प्लस इसके बेनिफिट्स के साथ में. तो ये दोनों तरीके से हमारा बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई और भी डाउट हो तो वो उससे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं एससी को एक्सप्लेन करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.